गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज सुमित बैनर्जी। फिर एक बार जुड़ा हूं आप लोगों के साथ लर्निंग प्लेटफॉर्म विद सुमित, चैप्टर 1 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सो ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। अगर आपको याद हो या आपने नहीं देखा तो प्लीज उस वीडियो को पहले वॉच करिए। तो लास्ट लेक्चर में मैंने क्या डिस्कस किया था, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के बारे में, रे डायग्राम के बारे में मैंने डिस्कस किया था। मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन सब एकदम बारीक बारीक से डिटेल मैंने आपको समझा दिया। साइन कन्वेंशन में भी अभी आई होप आपको दिक्कत नहीं होगा। देखो, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज, ये आपका न्यूमेरिकल है। आज मैंने बोला था कि एक न्यूमेरिकल लाऊंगा ही लाऊंगा। ये न्यूमेरिकल के बाद हम रिफ्रैक्शन को शुरू करेंगे। देखो, न्यूमेरिकल को करने का ट्राई करिए। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए, तो अब आप न्यूमेरिकल कर सकते हो। क्या इसमें कोई डेटा मिसिंग है? क्या एक डेटा से आप कर सकते हो? एक डेटा इसमें मिसिंग है। देखो क्या क्या आई होप आप लोग जज कर गए, कर लिए होंगे। क्वेश्चन में मैंने बोला है पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज फाइंड करने। तो इसमें जो है कौन सा डेटा दिया हुआ है? सिर्फ आपका ये दिया हुआ है, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ बोल रहा हूं। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हुआ है सिर्फ 25 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ दिया है 20 सेंटीमीटर। तो क्या होगा ये आप मुझे बताइए। बताइए, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है 25, फोकल लेंथ है 20। ये कनकेव मिरर है, तो आपको समझ में आ रहा है कैसे। ये अनपॉलिश सरफेस है, अनपॉलिश्ड है ना ये वाला, और ये पॉलिश सरफेस है। यहाँ रिफ्लेक्शन हुआ होगा पक्का, इसलिए देखो इस तरफ ये स्पेयर भी इस तरफ बनेगा, यहीं पर सब फोकस कर्वेचर वगैरह वगैरह है ना। तो अब देखिए, फोकल लेंथ दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है। तो अब आप नेचर ऑफ इमेज और पोजीशन फाइंड कर सकते हैं आराम से। आपको पता है कैसे निकालना है, मिरर फॉर्मूला आपको पता है। देखो, कनकेव मिरर में आई होप आप लोग निकाल लिए हो, समझ में आ गया। मैंने सब आपको बता भी दिया, हिंट वगैरह सब दे दिया। अभी देखो मैं कर रहा हूं, जिससे नहीं हुआ वो लोग देख लीजिए। ऐसा जरूरी नहीं है सभी से होगा, लेकिन अभी समझने का कोशिश करो। कनकेव मिरर है तो यू नेगेटिव होगा, फोकल लेंथ भी ऑब्वियसली नेगेटिव होगा, ऑब्वियस सी बात है। हम साइन कन्वेंशन अगर देखें तो आपका यहां पर जाता है, पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है इस तरफ। तो ये आपको बहुत मीन्स दिमाग में ऐसे फिट कर लेना है। सॉरी, ये एरो इस तरफ नहीं होगा, इस तरफ, मतलब नेगेटिव से ऐसे पॉजिटिव जाएगा। तो इस तरीके से आपको कंफर्म मतलब दिमाग में फिट कर लेना है इस चीज को। अभी देखो 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f होता है, पता ही है आप सभी को। ये कौन सा फॉर्मूला है? इसी को हम बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। 1/u इक्वल प्लस 1/v इक्वल टू 1/f, ऐसा है। अभी देखो इसमें u आपको पता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v इमेज डिस्टेंस, f फोकल लेंथ। कौन सा दिया हुआ है? ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। इमेज डिस्टेंस नहीं दिया है। और काम आसान करने के लिए मैं क्या करूंगा, 1/v को लिख सकता हूं 1/f माइनस 1/f माइनस 1/u। अब मैं क्या करूंगा, देखो और काम आसान करने के लिए uf, तो यहां से f किया तो u इक्वल टू, क्यों लिख रहा हूं मैं, u, और यहां से u गया तो f। तो इससे आराम से मेरा ये आ जाएगा। मैं 1/v के जगह पे क्या लिख देता हूं, uf को उल्टा कर देता हूं, मतलब इसको uf लिख देता हूं बाय u माइनस एफ। रेसिप्रोकल होता है ना, 1/v का वैल्यू ये है। मुझे एक बात बताओ, 1/v का वैल्यू ये है, तो v का वैल्यू क्या होगा? तो जस्ट रेसिप्रोकल, ये भी उल्टा होगा, मतलब 1/v भी हो जाएगा, तो ये भी उल्टा होगा, uf ऊपर आ जाएगा, u माइनस एफ नीचे आ जाएगा। इतना मैथ्स तो आपको आता है। चलिए, तो uf बाई u माइनस एफ, देखो uf बाई u माइनस एफ। तो अभी सारे वैल्यूज आपको पता है, नेगेटिव में तो नेगेटिव साइन कन्वेंशन आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये मैंने डिराइव किया था इस फॉर्मूला को अपने लास्ट लेक्चर में, आप सभी को पता भी होगा। तो इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला इससे जल्दी हो जाएगा, ठीक है। ओके, आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए जिनसे स्क्रीनशॉट लेना छूट गया हो वो लोग वीडियो को पॉज करके पीछे कर सकते हैं। देखिए अभी यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं बताइए। मुझे पता था कि u मेरा -25 है,
फोकल लेंथ -20 है, कनकेव के केस में माइनस माइनस लेते हैं, तो -25 इंटू -20 बाई, देखो -25 तो -25 ही रहेगा, लेकिन यहां पर फोकल लेंथ में ऑलरेडी माइनस है और फोकल लेंथ पहले से ही माइनस है, तो ब्रैकेट में हम इसे ले लेंगे माइनस इंटू -20। अभी कहा समझो ध्यान से, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और 25 इंटू 20 क्या होता है, 25 इंटू 10 250 होता है, 25 इंटू 20 500 होगा, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा +500 बाई -25 जैसा है उसको वैसे ही रहने दो, ठीक है। ये यहां पर बाहर एक माइनस है, अंदर माइनस है, दोनों का प्रोडक्ट होगा, ब्रैकेट के बाहर भी एक है अंदर भी है, दोनों का प्रोडक्ट होगा, ये प्लस हो जाएगा, +20 हुआ। 500 को 500 ही लिखेंगे, माइनस वाला जो है पावर ज्यादा है, मतलब माइनस जो है वो ज्यादा है कंपेयर टू प्लस, तो -5 ही हमें लिखना है, तो इसका आंसर आ जाएगा -100 सेंटीमीटर। ये हो गया भी का वैल्यू, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, मैं तो आपको समझाया सिर्फ, इसलिए मुझे टाइम थोड़ा ज्यादा लग गया, तो भी इक्वल टू -100 सेंटीमीटर, ये आंसर है। अगर आप मिरर फॉर्मूला से करते बिना डिराइव किए तो भी आपका यही आता, ठीक है। इज इट क्लियर? अब बताओ, मुझे एक बात बताओ, ये तो बहुत आसान था, लेकिन नेचर ऑफ इमेज कैसे निकालें? नेचर, ये मैंने बताया था ना कैसे नेचर निकालते हैं। नेचर निकालते हैं, मैग्निफिकेशन आपको फाइंड करना पड़ेगा नेचर के लिए, मैग्निफिकेशन को m से डिनोट करते हैं। क्यों मैग्निफिकेशन फाइंड करना पड़ेगा? मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा होगा, कम होगा, या 1 के बराबर होगा, तो उस हिसाब से हम जज कर पाएंगे कि बड़ा है छोटा है, प्लस माइनस से रियल इन्वर्टेड वर्चुअल, तो वही तो नेचर हो गया ना इमेज का, ये कैसा है इमेज, नेचर मीन्स कैसा है इमेज। तो अगर पूछे ना तब भी निकाल देना ज्यादा अच्छा होता है क्वेश्चन के लिए, ठीक है। -v/u हमें पता है मैग्निफिकेशन, या फिर एक और फॉर्मूला है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट कुछ नहीं दिया है, -v तो आपको दिया है, तो माइनस ऑफ -100, ऑलरेडी -100 है, बाय यू, यू कितना दिया है, यू कितना दिया है, यू आपका -25 होगा, तो माइनस माइनस तो गया, एक बाहर था, तो 25 से अगर -100 कैंसिल आउट होगा तो -4 आंसर आएगा। तो कैसा होगा ये इमेज, -4, ये यूनिट लेस है क्योंकि मैग्निफिकेशन एक रेशियो है, तो क्या होगा ये आपको पता है, वर्चुअल होगा, वर्चुअल नहीं सॉरी, माइनस है तो रियल होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, सिर्फ आई लिख दे रहा हूं, आप लोग पूरा लिखना, रियल एंड इन्वर्टेड होगा ही होगा, रियल है तो इन्वर्टेड होगा, माइनस से ही जज होता है, प्लस से वर्चुअल जज होता है, वर्चुअल होगा तो इरेक्ट होगा, 1 से ज्यादा है, देखो 4 है, तो 4 है तो हम क्या बोलेंगे, मैग्निफाइड है, उल्टा तो होगा लेकिन बड़ा होगा, कैसा होगा, मैग्निफाइड होगा, मैग्निफाइड बोलते हैं, लार्ज बोलते हैं, बोथ आर करेक्ट। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, इस तरीके से कई सारे क्वेश्चन आप लोग खुद प्रैक्टिस कर लेना। अभी मैं रिफ्रैक्शन की तरफ बढ़ता हूं, ठीक है, एक और बार ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से जल्दी, ठीक है। रिफ्रैक्शन, छोटे क्लासेस में आपने पढ़ा होगा रिफ्रैक्शन के बारे में थोड़ा सा, हाँ, बहुत ही मजेदार है, डरने वाले भी टॉपिक है, डर लगता है सभी को इससे, लेकिन बहुत ही मजेदार है, बहुत ही आसान है। देखो रिफ्रैक्शन, हेडिंग दो रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, देखो रिफ्रैक्शन में शुरू, कहानी का शुरू हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से करते हैं, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कहानी को हम लोग शुरू करते हैं। रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन तो मैं आराम से अगले लेक्चर भी लिखा सकता हूं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है थोड़ा सा अच्छा खासा टॉपिक है, दिमाग खराब करने वाला टॉपिक है, इसलिए उसी से ही कहानी का स्टार्टिंग करते हैं। देखो कुछ भी नहीं है, बस समझने का खेल है। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में एक बात ध्यान देना, स्पीड ऑफ लाइट, उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्टार्ट करने से पहले एक चीज ध्यान देना, स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन मीडियम, ये तो हमने रिफ्लेक्शन में देख लिया था, इसमें तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। कैसे डिपेंड करता है ये मैं कैसे मानूं? अच्छा मैंने एक बात कहा था एकदम स्टार्टिंग लेक्चर में, अगर आपने ध्यान दिया हो, वैक्यूम, वैक्यूम में लाइट का स्पीड सबसे ज्यादा होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो ऑब्वियसली वैक्यूम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा ही होगा, होगा कि नहीं? अच्छा ठीक है, एयर में जस्ट
थोड़ा से का डिफरेंस रहता है, लेकिन एयर और वैक्यूम का कहते हैं लगभग एक जैसा होता है, तो दोनों में ही लाइट का स्पीड बहुत ज्यादा होता है। आई होप आपको ये क्लियर है। ग्लास और वाटर में वो कंसिडरेबली बहुत कम हो जाता है। क्यों होता है ये तो आपको पता है ना, क्यों होता है। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इज डिपेंड्स ऑन मीडिया जो भी है। स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ साउंड, जैसे क्लास 9 में हमने पढ़ा था, स्पीड ऑफ साउंड इज डिपेंड्स ऑन मीडियम। साउंड और लाइट क्या है, दोनों ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इतना भी आपको क्लियर ही होगा। अच्छा, जो मीडियम पे डिपेंड करता है हम उसको क्या बोलते हैं, जो मीडियम पे डिपेंड करता है हम उसे क्या बोलते हैं, और जो नहीं करता उसको क्या बोलते हैं। जो मीडियम पे डिपेंड करता है उसको क्या बोलते हैं बताइए, कौन मीडियम में डिपेंड करता है, कौन। तो इसका जवाब आप लोग मुझे देना है ना, मतलब आप लोग खुद से ट्राई करना है इसको, कौन करता है। ये तो बेसिक्स है, ये तो आपने पढ़ा था, आपको याद होगा। तो स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड होता है मीडियम पे। तो देखो, इफ एक चीज ध्यान देना, इफ मीडियम इज ऑप्टिकली, आई होप आपको मेरा हैंडराइटिंग भी समझ में आ रहा है और दिखाई भी दे रहा है, ऑप्टिकली डेंसर। अगर ऑप्टिकली डेंसर हुआ तो स्पीड कैसा होगा, कम होगा। स्पीड कैसा होगा, कम होगा। ये भी मतलब स्पीड को डिनोट करता है, ध्यान देना। और अगर इफ मीडियम इज ऑप्टिकली, मीडियम इज ऑप्टिकली, OPTICALLY, ऑप्टिकली रेयरर होगा, रेयरर। ऐसा क्या, तो रेयरर होने से क्या होगा, स्पीड ज्यादा होगा, स्पीड इज मोर। ऑप्टिकली डेंसर स्पीड कम, ऑप्टिकली रेयरर स्पीड ज्यादा। कोई दिक्कत, एक ही है, एक ही है, ये बात दिमाग में रहना चाहिए। आगे इसमें आऊंगा तो इतना आपको दिमाग में रखना है, डेंसर हुआ ऑप्टिकली डेंसर, स्पीड कम होगा, ऑप्टिकली रेयर हुआ तो स्पीड ज्यादा होगा। अभी एक बार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन देखते हैं। सो इट इज द रेशियो, इट इज द रेशियो, इट इज द रेशियो बिटवीन, इट इज द रेशियो बिटवीन, देखो बिटवीन को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, बिटवीन स्पीड ऑफ लाइट, बिटवीन स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट बोलते हैं, बिटवीन स्पीड ऑफ लाइट in vacuum, it is the ratio of speed of light between it is the ratio between speed of light in vacuum to the speed of light, speed of light, light का speed in other medium, अदर नहीं, अदर इज नॉट अप्रोप्रिएट वर्ड, सबसे अच्छा रहता है गिवन, जो दिया जाए वैसे मीडियम पे, मे बी वाटर हो सकता है, डायमंड हो सकता है, कोई भी टर्पेंटाइन हो सकता है, एनीथिंग, सो डिपेंड करता है। तो ये एक रेशियो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम, ठीक है। तो अभी देखो, इसको मैं बताऊंगा, अभी इस पे आ जाता हूं, ठीक है, इसको मैं बताऊंगा, इसको अभी छोड़ दो। देखो मैं लाइन भी खींच दिया, ठीक है, बॉक्स बना देता हूं, सबसे अच्छा है, ठीक है, इसको अभी छोड़ दो। ये बॉक्स के बाहर वाले पे मैं आता हूं। देखो, कभी भी तुम हवा में चल रहे हो, तुम्हें चलने में कैसा लगता है, बहुत आसानी से तुम चल पा रहे हो, बहुत स्पीड में चल पा रहे हो, टाइम कम लग रहा है। तुम पानी में चलोगे तुम्हारा टाइम ज्यादा लगेगा। अब वो भी उसको भी एक प्रिंसिपल कहते हैं, जो मुझे रिफ्लेक्शन में डिस्कस करना चाहिए था, वो मेरा गलती हो गया। रिफ्रैक्शन में मैं उसको गारंटी डिस्कस कर लूंगा, डोंट वरी। तो देखो, तो एयर क्या हो गया, ऑप्टिकली रेयरर हो गया। क्यों रेयरर हो गया, क्योंकि स्पीड ज्यादा हो गया ना, उसमें स्पीड तो ज्यादा होगा ना। अभी वाटर में कोई चल के दिखाए, मान लो चल भी गया, तो उसको टाइम कैसा लगेगा, ज्यादा लगेगा, तो स्पीड उसका क्या हुआ, कम ही होगा। स्पीड कम होगा तभी तो टाइम ज्यादा लगेगा, तो ऑप्टिकली डेंसर होगा। तो क्लियर है, हाँ, तो ठीक है, तो बहुत आसान चीजें है।
तो आप इस रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम, यह है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या यही है? बिल्कुल यही है। देखो, तो इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान देना। अच्छा, जगह ही तो नहीं है, तो अब एक काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। डेफिनेशन क्लियर होगा आपको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोगों के स्कूल में भी ये सब हो ही चुका है लगभग, मुझे जहां तक महसूस हो रहा है, ठीक है। तो काफी हद तक आपको आइडिया लग गया। सीबीएसई लेकिन तब भी ठीक है, ज्यादा दिक्कत होता नहीं है। आईसीएसई वालों के लिए थोड़ा सा कहानी बदल जाता है, वो तो आपको भी पता है। चलिए, लेकिन ये वीडियो आईसीएसई वालों के लिए भी काम में आएगा। और टास्क बिल्कुल याद करके कर लेना जो मैंने दिया। अभी देखो, स्पीड जो होता है, स्पीड बोल रहा हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ध्यान देना, एरो दे रहा हूं, इसको हम लोग म्यू से और एन से डिनोट करते हैं। समझना मेरे बात को, इसको बोलते हैं म्यू, इसको बोलते हैं एन। ज्यादातर केसेस में म्यू से डिनोट करते हैं, ज्यादातर। आप लोग भी म्यू से ही करना, ठीक है। क्वेश्चंस में भी म्यू ही देता है, लेकिन कुछ कुछ केसेस में, कुछ कुछ बुक्स में एन भी दिया हुआ रहता है, तो ये आपको पता रहना चाहिए कि एन से भी डिनोट करते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, तो म्यू या फिर एन से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोट करते हैं, ऐसा। तो म्यू को हम लोग लिखते हैं सी बाई भी, म्यू को लिखते हैं सी बाई वी, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाई स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम होता है सी, बाई भी जो होता है वो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम। तो भी के लिए भी हम इसे लिख सकते हैं सी बाई म्यू, भी के लिए भी तो सी बाई म्यू लिख सकते हैं, दोनों ही एक ही बात है। याद हमें ये वाला रखना है, ऊपर वाला मेन है। उसके बाद यहां से जो भी हमें निकालना है वो हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। भी दिया रहेगा, म्यू दिया रहेगा, सी निकाल लेंगे, सी तो दिया ही रहता है, सी तो आपको पता ही रहता है, सी का कुछ कर नहीं सकते। सी और म्यू पता रहेगा, भी निकाल लेना, सी और भी पता रहेगा, म्यू निकाल लेना, है ना। तो आसान नहीं है। तो ये हो गया रेशियो का कहानी, ठीक है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी ध्यान दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिया। अच्छा, इसे हम लोग यूनिट लेस बोलते हैं, आपको पता ही होगा क्यों बोलते हैं। इसको यहां लिखते हैं, इसको यूनिट लेस है, इसका कोई यूनिट नहीं है, क्यों आपको पता है। इसका भी मीटर पर सेकंड, इसका भी मीटर पर सेकंड, तो दोनों कट जाता है। या फिर सिंपली ध्यान रखो, रेशियो होता है तो बोल के ही यूनिट लेस है, रेशियो में कट जाता है यूनिट्स। वो वहां पर भी जैसे यूनिट लेस था, मिरर फॉर्मूला, समझ में आया ना। तो ये है मिरर फॉर्मूला बोल रहा हूं, मैग्निफिकेशन में यूनिट लेस था। तो ये सब चीजें क्लियर होना चाहिए, छोटे छोटे चीजों से सवाल आता है। चलिए, अब इसको हम मिटाते हैं, स्पेस चाहिए हमें, ध्यान दो यहां पर। मैंने कहा मैंने क्या कहा कि अगर μ1 इज ग्रेटर देन μ2, बड़ा होता है, तो मैं कह सकता हूं, इस केस में मैं क्या कह सकता हूं, अगर μ1 μ2 के मतलब बड़ा हो उससे, तो इस केस में मैं क्या कह सकता हूं, इस केस में मैं कह सकता हूं कि मीडियम वन है इज ऑप्टिकली डेंसर देन मीडियम टू, वो ऑप्टिकली डेंसर है मीडियम टू से, ऑप्टिकल डेंसर देन मीडियम टू। और मीडियम टू इज ऑप्टिकली रेयरर देन मीडियम वन, ये कह सकता हूं। मतलब जस्ट इसका ऑपोजिट, पहला वाला भी सही है लेकिन दूसरा वाला भी सही है, उसके ऑपोजिट, एक ही सेंस बनाता है। बस मीडियम टू ऑप्टिकली रेयरर है मीडियम वन के, और मीडियम वन ऑप्टिकली डेंसर है मीडियम टू के। तो ये एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, जब ये वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2, μ1 इज ग्रेटर देन μ2। इतना क्लियर है। अब एक कॉन्सेप्ट होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये रिलेटिव क्या होता है, रिलेटिव 9 में भी
काफी हद तक बच्चे लोगों ने इसको स्टडी कर लिया होगा। बच्चे लोग बोल रहा हूँ, मेरे दोस्त लोग, ठीक है ना, उन्होंने स्टडी कर लिया होगा, है ना। और ये शायद रिसेंट किसी लेक्चर में, मुझे याद नहीं रहता, उसमें भी मैंने रिलेटिव का मतलब बताया था। रिलेटिव मतलब V21 और V12, याद आया? यही तो था। ऐसे ऐसे नहीं तो ऐसे था शायद, VAB या VBA, है ना। तो यही रिलेटिव था। ये इसको बताने का मेरा मकसद यही था, इसको बताने का मेरा मकसद यही था। क्या मकसद था? कि ये बताया हूं मैं, रिलेटिव स्पीड, ये शायद मैं बताया हूं, मुझे याद नहीं, थोड़ा बहुत बताया हूं। मतलब ये आपको पता ही होगा कि वेलोसिटी A माइनस वेलोसिटी B, VAB मतलब, और VBA मतलब वेलोसिटी B माइनस वेलोसिटी A। तो ये चीज तो आपको पता ही होगा। अभी देखो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव, अच्छा इंडेक्स लिखना भूल गया, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये क्या होता है? ये भी रिलेटिव होता है, जैसे इसके रेस्पेक्ट पे ये वो रिलेटिव। कैसे? देखो, ये होता है μ2/μ1, ठीक है। इसे हम लोग लिखते हैं μ21 लिखते हैं, और μ12, और इसे कहीं लिखते हैं μ21, इसे लिखते हैं μ12 μ21। तो इसे μ21 लिखते हैं, इसे 1 μ का 2, और इसको लिखते हैं 2 μ का 1। तो तीनों तरीके से लिखते हैं, 2 को कभी ऊपर, 1 को कभी नीचे, 2 म्यू के ऊपर 2, और म्यू के नीचे ही 1, या फिर म्यू के ऊपर 1 म्यू के नीचे 2, μ21, ठीक है। इतना क्लियर है? तो इसे तीन तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, 1 2 3, क्लियर रहेगा। μ2/μ1 बोलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको क्लियर हो गया होगा। इसे ही बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसे बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसे हम लिखते कैसे हैं, लिखते कैसे इसे? अच्छा, ये इसके साथ संबंध है इसका, ठीक है ना। आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कभी कभी। इसके साथ देखो, इसके साथ इसका, ठीक है। तो दो एरो मार दिया, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। देखो, ठीक है, यहां तक हुआ। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं, इसे मैं क्या लिख सकता हूं बताइए? इसे मैं किस किस तरीके से लिख सकता हूं? इसे मैं लिख सकता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू, मीडियम 2 विथ विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, मीडियम 1 के रेस्पेक्ट पे। इसे ऐसे ही लिख सकता हूं ना, देख लो समझ में आया कि नहीं। मुझे जहां तक याद है मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, जहां तक मुझे याद है, ठीक है। तो ये है। अभी देखो, अभी कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए, ठीक है ना। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। जिनसे भी छूट जाता है वो लोग उसे छोड़ के ना रखे, उसका स्क्रीनशॉट बाद में पॉज करके ले लिया करें, ठीक है। इसके नोट्स बनाओगे तो आपको समझ में आएगा, आप स्कूल में आंसर जल्दी दे सकते हो।
ज्यादा कोई टफ टॉपिक नहीं है। देखो रिफ्रैक्शन में इतना तक तो समझ में आ गया, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे ये हो गया, इससे नहीं बनाना है इसको, मान लो ये हो गया, यहां पर लाइट रे गया, इधर लगा, और ये यहां चला गया, दूर हो गया, और ये यहां गया, यहां। ठीक है, ये है आपका मीडियम 1, ये है मीडियम 2, मीडियम 1, मीडियम 2। ठीक है, ये है रेयरर, ये है रेयरर ऊपर वाला, नीचे वाला है डेंसर। क्लियर? बोल के लाइट दूर गया, वो बात की बात है, वो हम आगे देखेंगे। ध्यान देना, यहां पर मुझे एक चीज कहना है आपसे। इतना क्लियर है? ठीक है, ये रेयरर, ये डेंसर। अच्छा, इसका ये कुछ v1 स्पीड से गया और ये लैम्डा 1 वेवलेंथ होगा इसका, ये कुछ v2 से, इसका लैम्डा 2। अच्छा, जब मीडियम चेंज होता है तो स्पीड चेंज होता है, ध्यान देना। मीडियम चेंज होता है, मीडियम चेंज होता है, हमेशा याद रखना, तो स्पीड भी चेंज होता है। ये तो आपको पता है क्योंकि मैंने बोला भी था शुरू में ही कि स्पीड डिपेंड्स ऑन मीडियम। तो मीडियम चेंज होता है, स्पीड चेंज होता है, स्पीड चेंज होता है, वेलोसिटी जो भी कहो चेंज होता है। ठीक, और वेवलेंथ भी चेंज होता है, वेवलेंथ भी चेंज होता है, फ्रीक्वेंसी नहीं होता, फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज। सवाल आएगा क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्शन में शायद से मैं बोला हूं या नहीं भी बोला हूं, तो देखो फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन सोर्स, सोर्स जैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो फ्रीक्वेंसी मीडियम पे तो नहीं करता, तो सोर्स से जैसा आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज। अभी देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि और जगह नहीं है, मैंने आपको समझाने में लगा दिया। अभी देखो, इतना अच्छे से बताऊंगा आपको कि ये जिंदगी भर याद रहेगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं, अगर आपका कैपेसिटी रहा। लेकिन 10 बार पढ़ोगे तो याद हो ही जाएगा, कभी भूल जाओगे फिर याद हो जाएगा, बोर्ड में मत भूलना, बस यही है बात। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। देखो, इसका तो और कोई काम ही नहीं है, पूरे को ही मिटा देते हैं। चलिए, मैंने कहा कि अभी एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बताऊंगा। वेव चैप्टर आप लोग पढ़े हो बहुत बचपन में, बहुत बचपन, वेरी बचपन, बचपन यानी कि क्लास 9 में पढ़े हो, है ना? क्लास 9 में आप लोग पढ़े हो, साउंड चैप्टर में क्या पढ़े हो? स्पीड इक्वल टू लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी, है ना? लैम्डा यानी कि वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी यानी कि फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी यानी कि एफ से डिनोट करते हैं, न्यू से भी करते हैं उसको, है ना? न्यू आपको अगर पता हो, ऐसे होता है न्यू, थोड़ा सा ऐसे ही होता है, मैं ही भूल गया हूं। तो न्यू से डिनोट करते हैं, एन ई यू, या फिर फ्रीक्वेंसी ऐसे ही स्मॉल एफ। ये फोकल लेंथ नहीं है, फ्रीक्वेंसी है, वेव बता रहा हूं, v इक्वल टू लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। अच्छा, ऐसा। अभी देखो, स्पीड 1 इक्वल टू लैम्डा 1, लैम्डा 1 इंटू फ्रीक्वेंसी, स्पीड 2 इक्वल टू लैम्डा 2 इंटू फ्रीक्वेंसी। इतना क्लियर? लैम्डा 1 स्पीड 1 में लैम्डा 1 था, स्पीड 2 में लैम्डा 2 था, वहां पर भी मैंने करके बताया था। लेकिन फ्रीक्वेंसी दोनों के केस में सेम था ना, सोर्स के केस में। तो मैं v1 बाय v2 लिख सकता हूं लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2। फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी तो कट जाएगा, तो लिखने का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि दोनों के लिए फ्रीक्वेंसी इज सेम। एक सेकंड, एक गलती हुआ है, इसको स्पीड 2 लिखना पड़ेगा, स्पीड 2 स्पीड 1, लैम्डा 2 लैम्डा 1। क्लियर रहेगा? क्लियर रहेगा? याद रहेगा? याद रहेगा? अभी मुझे एक बात बताओ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 को मैं कैसे लिख सकता हूं? C1 बाय v, C1 बाय v कभी लिख सकता हूं, क्योंकि दोनों के केस में C है ना, तो सोचने वाला बात है। तो C बाय v1 लिख सकता हूं। वेलोसिटी एनी मीडियम अलग अलग होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 में भी C बाय v2 लिख सकता हूं, लेकिन ये C तो नहीं चेंज होगा, वो तो एब्सोल्यूट है। ठीक है, एब्सोल्यूट से क्या है मतलब, मैं बताऊंगा आगे एब्सोल्यूट क्यों मैंने बोला। ठीक है, हुआ?
ये इतना तक ठीक है, क्लियर है? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इतना तो समझ में आया ना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 को मैं लिख सकता हूँ सी बाई वी1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 को लिख सकता हूँ सी बाई वी2, वी1 वी2 तो अलग अलग है। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक है, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखो V2 बाई वी वन मैंने बताया, V2 बाई वी वन मैंने क्या बताया? V2 बाई वी वन बताया लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1, करेक्ट बताया था। और मैंने बोला था कि ये जो है ये C बाई वी वन है और ये जो म्यू टू है वो C बाई वी टू है। ठीक है, मैंने क्या किया, म्यू वन बाई म्यू टू लिखा। ठीक है, कोई दिक्कत? म्यू वन बाई म्यू टू लिखा, म्यू टू बाई म्यू वन नहीं, म्यू वन बाई म्यू टू नहीं नहीं नहीं, म्यू टू बाई म्यू वन। ठीक है, म्यू टू बाई म्यू वन लिखा। ठीक है, म्यू टू में आपको पता है ये सी बाई वी टू, सी बाई वी टू, और म्यू वन का क्या पता है, सी बाई वी वन। ठीक है, तो सी इंटू वी वन बाई सी इंटू वी टू, सी सी तो कट गया। ये कैसे आया? अभी आप लोग सोच रहे हो मैंने ऐसे ही लिख दिया। आपको ये तो पता है ना एक मैथ का रूल, ए बाई बी ऊपर है बाई सी बाई डी नीचे है, तो एक बार फर्स्ट इंटू लास्ट होता है, सेकंड इंटू थर्ड होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं, यहां पर लिख देता हूं ए डी बाई बी सी लिख सकते। क्यों लिख सकते? ए से डी इंटू बी से सी इंटू ए डी बाई बी सी, ऐसे लिखते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ए इंटू डी ए डी, बी इंटू सी बी सी, ए डी बाई बी सी, क्लियर? अच्छा, वी वन बाई वी टू, मैंने तो वी टू बाई वी वन बताया, तो मैं इसको उल्टा भी करके लिख सकता हूं। तो वी वन बाई वी टू इक्वल टू, इसे मैं, तो फिर ये भी उल्टा हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर मैं इसको उल्टा लिखना चाहूं तो ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो लैम्डा वन बाई लैम्डा टू, और यही है आपका म्यू टू बाई म्यू म्यू वन। ठीक है, क्लियर कि नहीं हुआ? इसको मैं दिखा भी देता हूं। देखो, जो ब्लू एरो है वो फर्स्ट इंटू लास्ट, और जो ब्लैक एरो है वो है सेकेंड इंटू थर्ड। क्लियर? कोई दिक्कत? इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। हुआ स्क्रीनशॉट? ठीक है, देखो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसी को ही कहते हैं जो मैंने लिखाया था, म्यू इक्वल टू सी बाई वी। इसे एक बॉक्स बना के साइड में लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, इसे याद ही रखना है। सी बाई वी बोलते हैं इसको, म्यू इक्वल टू सी बाई वी। तो यही है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसी को हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट। और रिलेटिव तो बता ही दिया मैंने। ठीक है, अच्छा इतना हुआ, और क्या, और भी कुछ बताना है? अच्छा, एक क्वेश्चन देता हूं आपको, एक क्वेश्चन देता हूं, देखते हैं कितने जन इसे सॉल्व कर पाते हैं। लेट अस सी। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। कितने जन इसे सॉल्व कर पाते हैं, देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन तो सेंटेंसेस में दिया रहता है, मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको बता देता हूं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी गिवन मीडियम का दिया हुआ है 1.5, दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिवन मीडियम। ठीक है, और 780 नैनोमीटर दिया हुआ है उसका वेवलेंथ ऑफ गिवन मीडियम, 780 नैनोमीटर, 780 नैनोमीटर। ठीक है, 780 नैनोमीटर। सी तो आपको पता ही रहता है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। आपको बोला है स्पीड ऑफ मीडियम फाइंड करने, ये एक फाइंड करने बोला है, और क्या फाइंड करने बोला है, और एक फाइंड करने बोल रहा है आपका
अच्छा नहीं नहीं, ये आपका लैम्डा एयर दिया हुआ है, एयर का आपको गिवन है, लेकिन मीडियम का गिवन नहीं है। मीडियम का आपको फाइंड करना है, वेवलेंथ ऑफ मीडियम। तो देखो ये सब डेटा दिया हुआ है, कैसे करेंगे अप्रोच। अभी मैंने आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट बताया होगा, कुछ कुछ दिमाग में घुसा, कुछ कुछ नहीं। फिर भी एक बार ट्राई करो जिसका दिमाग में आता है। वैसे भी अगर डाउट होता है तो ऐसा कोई बात नहीं कि दबा के रखना है, कमेंट बॉक्स है ही, कमेंट बॉक्स में हम लोग कभी भी पूछ सकते हो, ठीक है। ठीक है, ठीक है। अब मैं आपके लिए, आप लोगों के लिए कर देता हूं, आप लोग पॉज करके कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको आंसर देखना है। देखो 1.5 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मैं उनके लिए कर दे रहा हूं जो जिन्हें दिक्कत हो रहा है। देखो 1.5 दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आपको सी बाई भी पता है, सी आपको पता है, सी आपको पता है। अच्छा पहले फॉर्मूला ही लिख देता हूँ, सी बाई वेलोसिटी ऑफ गिवन मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिवन मीडियम 1.5 दिया है, ये भी दिया हुआ है। अच्छा नहीं, ये फाइंड करना है, सी दिया हुआ है, सी तो हमेशा पता ही रहेगा आपको। तो ये इसके साथ इंटू होगा एक बार, और यहाँ पर ऑलरेडी रह जाएगा 3 इंटू, मैं एक स्टेप जंप कर रहा हूँ, मुझे पता है कि आपको इतना मल्टीप्लीकेशन डिवीजन आता ही है। तो देखो वेलोसिटी ऑफ मीडियम या फिर स्पीड ऑफ गिवन मीडियम आप लोग निकाल सकते हो 3 इंटू 10⁸ बाय 1.5। ऐसा नहीं आपको पॉइंट कैरी करना है, 1.5 के इंटू 2 ही 3 होता है, ये तो आपको पता ही होगा। तो 2 इंटू 10⁸ इतना में ही आप आंसर रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये आंसर हुआ, आपको उतना कैलकुलेशन करके टाइम नहीं वेस्ट करना है। तो ये है, अब आपको ये निकालना है, ये तो आपका निकल चुका है, इतना है, ठीक है। अभी अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इतना तो समझ में आ गया, तो बहुत आसान था। इसके लिए थोड़ा सा सोचना पड़ता है, लेकिन इसके लिए भी एक फॉर्मूला बता दिया आपको, ठीक है, क्लियर है। अच्छा एक चीज मैं बता देता हूं, तो उससे आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। क्या आसान हो जाएगा, आपको तो क्या निकालना है, लैम्डा ऑफ मीडियम, इसका याद रखो हमेशा, लैम्डा ऑफ एयर, लैम्डा बोल रहा हूँ, लैम्डा ऑफ एयर बोल रहा हूँ। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर 1 होता है, 1 होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, इसको याद कर लो। क्या किस लिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इससे आपको न्यूमेरिकल करने में आसान होगा, ज्यादातर क्वेश्चंस में ये रहता है। तो 1 बोल के इसको याद कर लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कितना होता है, 1 होता है, 1 होता है, ठीक है। क्योंकि ये नंबर 1 है इसलिए 1 होता है, ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है। तो 1.5/1 क्यों लिखा, 1.5/1 ऐसा होता है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, तो ऐसे इक्वल टू लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1 होता है, या लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 होता है, बताओ। लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1 ही होता है, ठीक है। लैम्डा 2 आपको पता है, लेकिन आपको इसका नहीं पता, लैम्डा ऑफ मीडियम कितना पता है, 780 क्वेश्चन में दिया हुआ है। 780 नैनोमीटर कितना होता है आपको पता है ना, मीटर में, मीटर में उसे हम लोग लिखते हैं 780 इंटू 10⁻⁻9 मीटर, ऐसा ही है ना। तो देखो वो मीटर छोड़ दो, आपको नैनोमीटर में भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये आपको नहीं पता, तो लैम्डा ऑफ मीडियम 1.5 इंटू लैम्डा इंटू मीडियम, 1 इंटू 780 तो 780 होता है, तो ये लैम्डा इंटू मीडियम आपको चाहिए 780/1.5, पॉइंट उठा दो तो ये आ जाएगा, एकदम परफेक्टली कट होता है 520 से, 520 नैनोमीटर इसका आंसर है। तो बताओ फिजिक्स समझ में आया कि नहीं आज का, आज का फिजिक्स, क्या कोई भी फिजिक्स समझ में आ ही रहा होगा आपको, मैं सब डिटेल मतलब एकदम अच्छे से बता रहा हूँ। फिर भी कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आई होप आप लोगों ने ले लिया होगा, कोई भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स में लिखना, अच्छे से पढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।